हम आते हैं एडेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, हम आते हैं इस पे। सबसे करेक्टरिस्टिक है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हमें याद करना है। क्लासिफिकेशन है बेसिकली इंट्रिंसिक सिम्पथेमेटिक एक्टिविटी, वही है बेसिकली पास एक्टिविटी। इस पे हमें याद करना है अपना, ये याद करना है कि पिंडोलोल है वो एग्जाम्पल है इंटरेस्टिंग आई एस का। बाकी जो विदाउट आइस हैं, जो प्रोपेरानॉल, सोटालॉल, टीमोलॉल, ये हो गए। ये बेसिकली नॉन सेलेक्टिव बीटा बिटू में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। पहली क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ा। दूसरी क्लासिफिकेशन ये है कि इसको और इन दोनों को यहाँ पर डाल दो फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, प्रोपेरानॉल, सोटालॉल, टीमोलॉल, पिंटोलॉल। क्लियर है। इसके जो अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है और कार्डियोसेलेक्टिविटी है, थोड़ी एडवांस मतलब है उसमें ड्रग की उसमें, तो उसको हम जो है कार्डियोसेलेक्टिव इसमें सीधा डाल दो, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसिबुटालोल। ठीक है, ये क्लियर है। मेटो, एटिनोलोल, एसिबुटालोल। अब आते हैं थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हुई है बीटा वन। फर्स्ट जनरेशन का मतलब है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में भी हमने बता दिया। और थर्ड जनरेशन, जो कि थर्ड जनरेशन में अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी और वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिलनी चाहिए, तो वो है लेबुटालॉल, कार्बिडोलॉल, नेबिवोलॉल। ठीक है, नेबिवोलॉल NO नाइट्रिक ऑक्साइड के मैकेनिज्म से वैसोडाइलेट करता है, और इन दोनों की अल्फा वन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, कार्बिडोलॉल की एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी है कार्बिडोलॉल की कि वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, बेसिकली ये हुई क्लासिफिकेशन बड़ी इजी आ गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब नॉन सेलेक्टिव में भी हमने डिवाइड कर दिया, विदाउट ISA और विद ISA। ठीक है, इसमें आ जाएगी बीटा वन है मेटो एटोनॉल एसिब्यूटालॉल। ठीक है, थर्ड जनरेशन जिसमें अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी और वैसोडाइलेटर एक्टिविटी देखने को मिली, अल्फा लेबुटालॉल, कार्बिडोलॉल और नेबिवोलॉल, जो कि नेबिवोलॉल। ठीक है, अब हम आते हैं इसके यूजेस में, बीटा ब्लॉकर्स के यूजेस। ब्लॉकर के यूजेस जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं हमारे कार्डिक CVS के, वही सबकी यूजेस हैं। फिर पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, और कार्डिक अरिथमिया। ठीक है, क्लियर है। हार्ट फेलियर। ठीक है, ये हो गए 4 चैप्टर्स CVS के। अब हम आते हैं इसके अदर यूजेस में आ जाएगा हमारा डायसेक्टिंग आयोटिक एनोरिज्म में यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ करेंगे। माइग्रेन में हम प्रोपेरानॉल ड्रग ऑफ चॉइस है उसका। ठीक है, और इसको हम एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइटी में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ईसोफेजियल वेराइसिस यूज़ करेंगे। इन्फेंटाइल हीमेंजियोमा में भी हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है। ठीक है, बेसिकली हमने 4 यूजेस पढ़े जो कि CVS से रिलेटेड है। हाइपोटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, कार्डियक अरिथमिया, हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अदर यूजेस लाइक डायसेक्टिक आयोटिक एनोरिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, माइग्रेन, ईसोफेजियल वेराइसिस, इन्फेंटाइल हेमेंजियोमास, और एज वेल एज हमने इसको उसमें भी पढ़ा था एंजाइटी, एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइटी। ठीक है, अदर यूज़ है बताना बोलिए उसी में ही डायसेक्टिक अदर सीवियस में ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, यहाँ पे और एक और यूज़ है ग्लाइकोमा। बेसिकली अब एक बार रिवाइज करते हैं इसके यूजेस। 4 मेन CVS, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, अरिथमिया और हार्ट फेलियर। अदर CVS लाइक हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी,
डेसेटिक ऑर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है, बेसिकली इसमें लेबेटोलॉल यूज़ करते हैं। फिर है ये अदर यूजेस जिसमें ग्लोकोमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, माइग्रेन, acute anxiety attack, esophageal varices, infantile hemangiomas। अब हम आते हैं इसके बेसिकली एडवर्स इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारे भी सिमिलर से हैं उसके साथ, जैसे मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो वही पैरासिम्पैथेटिक जो हमने डम्बल्स पढ़ी हुई इसमें लागू की जाएगी, ठीक है। इसके बीटा ब्लॉकर्स की करेक्टरिस्टिक भी कॉन्ट्राइंडिकेशन याद होने चाहिए, टिप्स भी होने चाहिए, लाइक अस्थमा, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिसमें बेसिकली वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अस्थमा, डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटिक्स का ये रीज़न है कि इसमें जो है हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क, हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और एक और है पार्शियल और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी इसका वन ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ग्लाइकोमा, दूसरा टॉपिक है ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा बेसिकली क्लोज एंगल ग्लाइकोमा हमने पहले पढ़ लिया, जिसमें पायलोकार्पिन और बाद में सर्जरी करते हैं लेजर में। अब हम आते हैं ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ठीक है। ये सर्जरी, ये कोई क्रॉनिक कंडीशन है, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। सबसे ड्रग ऑफ चॉइस वही हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन, लटानोप्रोस्ट, पेमेटोप्रोस्ट, इंक्रीज्ड आउटफ्लो। बेसिकली पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। लटानोप्रोस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर हमने पढ़ा क्लोनोमाइमेटिक्स, मायोटिक्स, बेसिकली इसके पायलोकार्पिन, ठीक है। फिर हम आते हैं अदर लाइक कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा-2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। एक क्लासिफिकेशन होगी। ड्रग्स के नाम ब्रिमोनिडिन, टिमोलॉल, बिटेक्सोलॉल, कार्टेरॉल, लीवोबिनारोल। अब है कार्बोनिक डोजोनामाइड बेंजोइल क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज़्म में ये है कि हम या तो हम इसका सिक्रीशन कम कर दें या फिर हम अपना आउटफ्लो इंक्रीज़ कर दें। आउटफ्लो के लिए हमें पता है कि हमें जो है हमें ओपनिंग ऑफ द ट्राइपेक्युलर मेशवर्क होगा, जिसमें सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीज्ड आउटफ्लो इन दोनों के हैं, ठीक है। बाकी ये जो तीन हैं अदर लाइक अल्फा-2 सेलेक्टिव, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब इसमें आ जाएगा डिक्रीज एक्यूस सिक्रीशन, ठीक है। अल्फा-2 सेलेक्टिव वही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेसोकंस्ट्रिक्टर को, वो उसमें कर दिया। बीटा ब्लॉकर्स है और हमारा उसमें भी है कार्बन एनाइड्रेज, ये कोई उसमें है जो पाथवे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे, वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैकेनिज़्म हो गया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमने उसमें पढ़ लिया, क्लोनोमाइमेटिक्स हमने वहाँ पढ़ लिया साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। और अल्फा-2 सेलेक्टिव के हमने भी एगोनिस्ट जो कि हमने वहाँ पढ़े हैं, सिमेटोमाइमेटिक, ठीक है। रेड ब्लाइंड, मैड, हॉट, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स हमने यही पढ़ लिए हैं। कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स जो है बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो हैं, हाँ हमने वहाँ पढ़े हैं प्रोटोकॉल्स में कि हाइपरट्राइकोसिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब इन्फ्लेमेशन होगा, आर्थराइटिस, ठीक है, हो गया ग्लाइकोमा। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली तीसरा टॉपिक, अल्फा ब्लॉकर्स हम पूछे हैं, ये पढ़ लेते हैं। उसके पहले हम ड्रग्स पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन।
देखो या तो नॉन सेलेक्टिव में या अल्फा वन अल्फा टू में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो इरिवर्सिबली या रिवर्सिबली, इरिवर्सिबल हमारा फिनॉक्सीबेंजामीन है, पेंटोलामीन है हमारा रिवर्सिबल। इतनी बात क्लियर है। अल्फा वन ब्लॉकर है हमारा प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, प्राजोसिन, ठीक है। अल्फा वन है सेलेक्टिव हमारा टैमसुलोसिन, अल्फा टू है यूहेंबिन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गई क्लास। और इसमें जो है हम इसके यूज पढ़ लेते हैं, जो बड़े करेक्टरिस्टिक है फियोक्रोमोसाइटोमा। ये जो है फियोक्रोमोसाइटोमा, इसका यूज़ है जिसमें हम ऑपरेशन के थ्रू फेंटोलामीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिनाइट्रोपेसाइड सर्जन प्रेफर करता है, ठीक। प्री ऑपरेटिव फिनॉक्सीबेंजामीन देंगे, ये बात ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट जो है इनका वो उसमें है। और फिनॉक्सीबेंजामीन क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए भी फियोक्रोमोसाइटोमा जो कि इनऑपरेबल है, मेटास्टैटिक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। वो ये फियोक्रोमोसाइटोमा पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा है हमारा हाइपर वो BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, ट्रायोसिन दे सकते हैं अगर BPH और हाइपरटेंशन दोनों है, क्योंकि हाइपरटेंशन जनरली ओल्ड एज में देखने को मिल जाती है और BPH भी एक ओल्ड एज की बीमारी है, तो हमें प्राजोसिन और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें हाइपरटेंशन की बीमारी उन लोगों को देखो उनको हाइपरटेंशन नहीं है, तो उसके लिए हम सेलेक्टिव ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक अल्फा वन ए इनहिबिटर जो कि है टैमसुलोसिन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, बेसिकली अल्फा वन ब्लॉकर पोस्टरल हाइपोटेंशन कॉज करते हैं ना, तो हाइपरटेंशन है तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मोर सोएवर अगर हम थोड़ा BPH के ट्रीटमेंट को देखें, डायनामिक कंपोनेंट टैमसुलोसिन हमने बता दिया, स्टैटिक कंपोनेंट फिनास्टेराइड है जो कि मेटाबॉलिक इनहिबिटर है हमारा सिक्रीशन जो कम करता है इसके। और इसका तीसरा हम यूज़ कर सकते हैं हमारे रेनॉल्ड्स फिनोमेना, जिसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा वन ब्लॉक किया है ना हमने, तो फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना में डिजिटल ये वेसोस्पाज़म होता है, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो हो गया अल्फा ब्लॉकर्स।